आपको लग रहा है कि भाजपा ने वीआईपी कल्चर को खत्म करने की कोशिश की है? 100% करा है। फिर पीएम मोदी के 1 करोड़ वाली सूट पे भी तो बात होती है ना। कम से कम ऐसे लोगों की तरह राजनीति तो नहीं करते हैं कि चप्पल और मफलर पहन करके चले आए जनता को दिखाने के लिए और शीशमहल बना लिए। कलम और दवात और कायस्थ आपस में एक दूसरे को परिपूर्ण करते हैं। हमारे यहाँ कहावत है कि कायस्थ का बच्चा पढ़ा भला या मरा भला। कायस्थ समाज इस सोशल इंजीनियरिंग में कहाँ खड़ा है? हमारे समाज में सिर्फ एक समस्या है कि हम संगठित होना चाहिए। हाँ, राहुल गांधी कहते हैं कि माइक बंद कर दिया जाता है। अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि सदन में उनको टाइम कम दिया था, मैं चैलेंज करता हूँ उनकी अटेंडेंस उठा के देखिए। तस्वीरें देख रहे हैं, पैलेस्टीन के झंडों को लहराया जा रहा है मुहर्रम में। तो कह तो रहा हूँ, अब लेकिन ये हेट स्पीच नहीं होगी, हाँ। ये देश से गद्दारी नहीं होगी। लेकिन अगर भगवा झंडा लेकर के आप चल देंगे तो देश से गद्दारी होगी। मतलब अगर बच्चियों के साथ गलत उत्तर प्रदेश में होगा तो सीना पीटिएगा, लेकिन वेस्ट बंगाल में अगर किसी डॉक्टर का रेप होगा तो किसी के मुंह से चू भी नहीं निकलेगी। क्या बच्चियों की अस्मिता भी हम राज्य देख के तय करेंगे? देखिए बहुत स्पष्ट, लाउड एंड क्लियर, उत्तर प्रदेश में अपराध करिएगा फोटो बन जाएगी। तेजस्वी का ये कहना है कि साजिश की बू आ रही है। नहीं, बू आना तो इनका पुराना काम है। अखिलेश यादव कहते हैं गोबर से बू आती है, उनको साजिश की बू आती है, तो इन लोगों को बू आती रहे। हम कमल का फूल है, खुशबू फैलाते थे, खुशबू फैलाते थे। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। ये खास पॉडकास्ट है। खास क्यों है इसका कारण बताऊंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ी बातचीत आपके साथ इस बारे में की जाए कि चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर हिंदुस्तान की राजनीति हो, धर्म पे राजनीति होती है, जाति पर राजनीति होती है, समुदायों पर राजनीति होती है, लेकिन क्या शिक्षा पर राजनीति होती है? क्या शिक्षा में जो लोग अव्वल नंबर पे हैं, क्या उनकी भागीदारी राजनीति में होती है कि नहीं? इन सब तमाम सवाल इस वक्त ना सिर्फ आम जनता की आंखों में बैठे हैं, बल्कि तमाम जो नेता हैं, जो तमाम पार्टियां हैं, वो भी क्या इस बारे में सोच रही हैं कि शिक्षित लोग जो अव्वल दर्जे पर जिन्होंने पैरामीटर सेट किया है वो आए और राजनीति को एक नई दिशा दिखाएं। तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसे अव्वल दर्जे पर बैठे एक शख्स से आज आपकी बातचीत कराएं, रूबरू कराएं आपको उनसे, जो बताएंगे कि आखिर राजनीति शिक्षित लोग कैसे करते हैं, खेल से जुड़े हैं, शिक्षा से जुड़े हैं। अगर फहरिस्त बताने जाऊंगी तो शब्द कम पड़ जाएंगे और वक्त बढ़ता जाएगा। तो जरा स्वागत कीजिए बड़े मन से, खुले मन से रोहित सक्सेना जी का। मैं हमेशा ये कहती हूँ सर कि शिक्षा, और ये बहुत बड़ी बात है इस वक्त कि राजनीति में क्या भागीदारी शिक्षित लोगों की हो रही है कि नहीं? हो रही है, और खासकर भाजपा के आने के बाद ज्यादा हो रही है। कि मैं उसका एक एग्जांपल हूँ कि मैं मीडिया, खेल और जाने कहाँ से आया और आज राजनीति कर रहा हूँ। हाँ। और ये इसको भाजपा ने दिया। अदरवाइज इसके पहले तो एक पैटर्न चल रहा था कि नेताजी का बेटा ही नेता बनेगा, जैसा एक स्लोगन भी दिया गया कि राजा का बेटा ही राजा होगा। लेकिन हम लोग जैसे लोग जो अलग अलग, मतलब स्पेशली आई वाज विद मीडिया, तो मीडिया के सीईओ, कई अलग अलग संस्थानों के सीईओ को ला करके राजनीति में लाया गया है। तो शिक्षित लोग तो एंटर कर रहे हैं। क्योंकि आपने अभी कहा कि बहुत एक प्राइम एग्जाम्पल है। मैं हमेशा इसीलिए इंट्रो में मैंने ये बात भी समझाई कि शिक्षित लोग जो अव्वल दर्जे पर बैठे हैं उनका भागीदारी कितना जरूरी है राजनीति में। और क्योंकि रेलवे में मुख्य सलाहकार के रूप में अभी आप मेंबर हैं, मीडिया में 22 साल का अनुभव, छोटे लेवल से लेकर के सीईओ लेवल तक आपने लोगों को देखा है। इसके साथ ही अगर खेल की बात करते हैं, संघों की बात करते हैं, नेल्सन मंडेला अवार्ड से सम्मानित है, हम ऐसे तमाम जो छापियां हैं वो आपके पास है। ऐसे शख्स जब आते हैं राजनीति में खास तौर पर, तो क्या नया एंगल जनता के लिए खुलता है? जरूर खुलता है। देखिए मैं आपको बताऊं, जब एक कोई जॉब करने वाला या शिक्षित व्यक्ति राजनीति में आता है तो उसका लोगों से मिलने का तरीका अलग होता है, क्योंकि वो एजुकेटेड बैकग्राउंड से होता है और एक लंबा अनुभव होता है उसके पास। तो मुझे ऐसा लगता है जो प्राइवेट सेक्टर से लोग अगर राजनीति में आते हैं तो लोगों की एक्सेस, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 21 में मैंने राजनीति में पदार्पण किया है और बहुत कम समय में मैं जनता का नेता बन के उभर आया, स्पेशली अंडर प्रिविलेज लोगों का। अब होता क्या है कि पहले के जो लोग होते थे जब राजनीति करते थे तो घमंड में बहुत चूर होते थे, जनता उनसे मिल भी नहीं पाती थी। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आप देखिए सड़कों पे चल रहे होते हैं, काफिला रुकवा करके लोगों से मिलने चले जाते हैं। ऐसा कहाँ हमने देखा? खिलाड़ियों की अगर मैं बात करूं, जब कोई खेल दल भारत का कहीं जा रहा होता, ओलंपिक है, एशियाड है, सार्क है, इन्हें खेलने जा रहा होता है,
तो आप देखिए प्रधानमंत्री जी उनसे मिलते हैं, हाँ, बोर्ड एग्जाम्स के पहले बच्चों से बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक नई राजनीति का संकेत है। आपको लग रहा है कि भाजपा ने वीआईपी कल्चर को खत्म करने की कोशिश की है? 100% करा है, हाँ, 100% करा है, कोशिश नहीं करी, क्योंकि आज हर आदमी की जवाबदेही है। आज अगर आप पॉलिटिक्स में हैं और स्पेशली भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं, हाँ। तो आप हर पल मॉनिटर हो रहे हैं। फिर पीएम मोदी के 1 करोड़ वाले सूट पे भी तो बात होती है ना? नहीं हो, देखिए एक बात समझिए, हाँ, ये तो लोगों को कहना होगा कि 1 करोड़ का सूट पहनते हैं, 10 लाख का पेन रखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। कम से कम ऐसे लोगों की तरह राजनीति तो नहीं करते हैं कि चप्पल और मफलर पहन करके चले आए जनता को दिखाने के लिए और शीशमहल बना लिया। भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको नहीं लगता यदि वो अपने को वेल मेंटेन करके देश को प्रेजेंट करने नहीं जाएंगे तो अमेरिका ऐसा देश आज पीछे पर राष्ट्रपति आकर के उनके कंधे में हाथ रख के बोलता है मुझसे हाथ मिलाओ। ये दौर कब देखा है हमने राजनीति में? पीछे खड़े होते थे इस तरह करके कि अगर हमारी तरफ मुखातिब हो जाएंगे तो हम नमस्ते कर लेंगे। आज देश के बड़े दिग्गज लोग, बराक ओबामा को चुनने के लिए कहा गया तो मनमोहन सिंह को एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने चुना, ना सिर्फ ना प्रधानमंत्री। देखिए हर आदमी को अपने चुनने की, आपको हो सकता है आपको अपनी मम्मी बहुत पसंद है, लेकिन हो सकता है आपके पापा आपको बहुत प्यार करते हैं। हाँ, किसी का चुनाव कर लेना उसकी उसकी एक मतलब पैरामीटर्स नहीं हो सकते उसके सही होने के। आज भारत विश्व में कहाँ खड़ा है, किन देशों की, अब अगर मैं रशिया की बात करूं, रशिया एक बहुत पावरफुल कंट्री है जी, और रक्षा मसौदों में अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा स्टेक रशिया का है। हम तो उसके क्लाइंट हुआ करते थे, हम तो उससे सामान खरीदते ही थे। आज उसके साथ हम पार्टनर बन के मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हाँ, आज देश के सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर्स, मिसाइलें हम देश में बना रहे हैं। आप बताइए वो हमने युद्धपोत भारत में बनाया, ब्रह्मोस भारत में बनाया। हाँ, ऐसा कब हुआ? ऐसी भी सरकारें रही हैं ना भारत में कि अगर हवाई जहाज भी खराब होता तो विदेश बनने जाता था। आज भारत को पहला उसको एरोनॉटिकल वर्कशॉप मिल रहा। तो ये सोच का विषय है और मुझे लगता है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इतना बदलाव भारत को लेकर के विश्व में कर दिया है कि लोग आज भारत को सम्मान देना शुरू कर दिए। अगर मैं बात करूं तो चूंकि मैं मीडिया में बहुत लंबा समय रहा, मेरे विदेश के बहुत दौरे करे, मैंने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेमिनार से बहुत अटेंड करी। उस दौर में भी भारत को देखा और इस दौर में भी भारत को देखा। आज जब आप भारत से जाते हैं, मैं एम टेलिंग यू, व्हेन आई वाज एट सिंगापुर, तो मेरा टैक्सी ड्राइवर था, ही सेड कि यू फ्रॉम इंडिया, ओ मोदी योगी। आप समझ रहे हैं क्या इम्पैक्ट किया है हमने विश्व में? तो मुझे लगता है आज भारतीय राजनीति सही सही हाथों में। हाँ, और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। प्रधानमंत्री जी कल की नहीं सोचते, आज वो 47 की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसे भी लोग थे ना कि चुनाव 3 महीने बाद होने हैं तब बात होती थी, देश में क्या होना इस सरकार में ये बात होती थी। हम 47 का खाका लेके खड़े हैं, विजन देखिए कहाँ है। ठीक। वापस आएंगे थोड़ी सी बातचीत मीडिया पे, क्योंकि आपने कहा और बहुत एक बड़ा अनुभव भी आपका मीडिया में रहा है, लेकिन थोड़ी सी बातचीत परिवार पे भी कर लेते हैं। कहीं पढ़ रही थी आपके पिता ने कहा कि जिस विभाग में कर्मचारी था आज बेटा उसी विभाग में सलाहकार है, और बड़े प्राउड। और मैं हमेशा ये मानती हूँ कि माँ हमेशा प्यार करती हैं, दुलार करती हैं, प्राउड फील करती हैं, लेकिन पिता बहुत कम ऐसे मौके आएंगे जो आंखें नम भी होंगी और प्राउड भी करेंगे और ये एक्सप्रेस भी करेंगे कि मैं अपने बच्चे पर बहुत मुझे गर्व है। वो क्षण कैसा रहा? देखिए मैं बहुत साधारण परिवार से आया। हाँ, स्कूलिंग मेरी बहुत नॉर्मल स्कूल में हुई, मदर टेरेसा एक सरकारी जी, जगह पर स्कूल था, हाँ, वहाँ हुई। उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट 4 रुपये 60 पैसे वाले स्कूल से किया। पिताजी बहुत साधारण और बहुत ईमानदार अधिकारी थे। अभी मैं शायद 3-4 दिन पहले ही बात कर रहा था अपने पापा से कि पापा मुझे तो नहीं याद आपने पूरे अपने जीवन कार्यकाल के दौरान छुट्टियाँ ली हों। उन छुट्टियाँ तक नहीं ली। नहीं तो आप सरकारी कर्मचारियों को देखिए, हाँ, आए दिन छुट्टी में पड़े रहते हैं। तो कहने लगे यार मुझे काम करना अच्छा लगता था और मुझे लगता है वही उनका एक एक जो एक जज्बा है, जो एक उनका जेनेटिक इफेक्ट है, वो मुझ में आया। मैं जब से राजनीति में आया हूँ एक दिन की छुट्टी कर नहीं बैठा। 21 से आज तक रोज जनता के बीच जाता हूँ, रोज उनके लिए काम करता हूँ, उनके बीच बना रहता हूँ। और जब ये अवसर आया कि एक छोटा सा और स्टोरी आपको बताऊँ, व्हेन आई क्लियर्ड द हाई स्कूल, तो मैं पैदल चलता था, कोई साधारण परिवार से था, कोई साधन नहीं था।
तो पिताजी से मैंने कहा कि बहुत पैदल चलना पड़ता है, कोई मतलब अगर साधन मुझे मिल जाए तो मुझे आसानी हो जाएगी, क्योंकि सुबह 5 बजे से मैं पैदल चलना शुरू करता हूँ तो रात में 11 बजे तक कहीं मैं ताइक्वांडो सीखने जा रहा हूँ, कहीं कंप्यूटर सीखने जा रहा हूँ, कहीं स्कूल जा रहा हूँ, कहीं ट्यूशन जा रहा हूँ, कहीं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत लंबा जर्नी हो जाती थी। तो उन्होंने मुझे 300 रुपये की साइकिल दूध वाले अंकल से खरीद के दी थी, सेकेंड हैंड, और एक 100 ग्राम पेंट का डब्बा और एक ब्रश, इसको नया कर लो और यही मेरी हैसियत है, और तुम्हें चलाना है तो ठीक है, वरना पेंट करके मुझे दे देना। तो आप विश्वास करिए, मैं धूप में उस साइकिल को पेंट कर रहा था और दूर जाके ऐसे देखता था कि चमक कहाँ कम है, वहाँ फिर ब्रश मारता था, और फिर मैं साइकिल से चलना शुरू किया। तो जब ये अचीवमेंट हुआ तो पिताजी ने कहा, देखो मुझे तुमसे सिर्फ एक उम्मीद है कि जितनी ईमानदारी से मैंने अपने इस विभाग को अपना जीवन दिया, तुम इसमें वैल्यू ऐड करोगे। हाँ। बाकी महादेव। Your father said somewhere कि if you want to beat up poverty, educate yourself. हाँ, देखिए, एक तो मैं आता भी ऐसे कुल से हूँ, हाँ। कायस्थ कुल, जहाँ शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा, हमारे यहाँ कहावत है कि कायस्थ का बच्चा पढ़ा भला या मरा भला। तो हमारे यहाँ पढ़ाई पे जोर भी दिया गया, और कई बार ऐसा अवसर आया कि शायद मेरी पढ़ाई का खर्च भी फैमिली नहीं उठा सकती थी। हाँ। तो मैंने खुद काम करके पढ़ाई करी। क्योंकि कायस्थ को आपने कहा, और ये कहा जाता है कलम और दवात और कायस्थ आपस में एक दूसरे को परिपूर्ण करते हैं, और कायस्थ समाज सबसे शिक्षित वर्ग है। और अगर बात करें राजनीतिक फ्रंट की, कहते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग सबसे बेहतर अगर किसी की है तो भाजपा की है, क्योंकि 5 महीने आप आम आदमी पार्टी में भी रहे थे, तो उस पर भी बातचीत चर्चा होगी कि एक तरफ आम आदमी पार्टी का 5 महीना, और फिर 2021 से अब 25 तक अगर 5 साल में इसको जोड़ लेती हूँ, तो भाजपा में किस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग की भी बात होगी, और कायस्थ समाज इस सोशल इंजीनियरिंग में कहाँ खड़ा है? देखिए, ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं तो आज कायस्थ तो बिल्कुल निगलेक्टेड है। हाँ, भाजपा में भी, किसी भी पार्टी में। हाँ। और इसका कारक भी कायस्थ, हम्म। क्योंकि यूनाइट नहीं है। जब तक आप अपने संगठन, आप खूब एजुकेटेड होते रहिए, लेकिन जब तक आप संगठित नहीं है, आपकी क्षमताओं का आकलन नहीं किया जा सकता। आपको संगठित होना पड़ेगा। हमारे समाज में सिर्फ एक समस्या है कि हम संगठित होना नहीं जानते। किसी भी मुद्दे पर, किसी भी विषय पर, किसी भी घटना पर हम संगठित नहीं होते। संगठित होने के क्या कारण, कॉज क्या हो सकते हैं? जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, निषाद समुदाय है, राजभर समुदाय है, तो ये इनके परसेंटेज कितने हैं, लेकिन क्योंकि एक नेता निकल रहे हैं तो उनके पीछे हुजूम चल रहा है। Yes. तो कायस्थ अगर ऐसा तो है ही नहीं कि कायस्थ के रिप्रेजेंटेशन राजनीति में वो आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। नहीं, कैंडिडेट्स हैं। देखिए है क्या, कैंडिडेट्स हमारे यहाँ बहुत है, बहुत हाँ। सक्षम नेता हैं, और सारी पार्टियों में लगभग। हाँ। और भाजपा में तो दिग्गज नेता हैं। समस्या क्या, जो जैसे आपने जिन पार्टियों का नाम बताया, जब इनके लीडर्स कहते हैं कि आप हमारे पीछे चलिए, लोग चल देते हैं। हमारे यहाँ ये सोचा जाता है इनका कोई व्यक्तिगत फायदा होगा तभी ये करें। वो संगठित नहीं। हाँ। और अगर आप संगठित नहीं होंगे तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का जो पहला उपचुनाव था, उसके परिणाम हमें कायस्थों के देखने चाहिए कि कितने कायस्थ प्रतिनिधि उस समय चुन के आए थे और आज कितने बचे। तो अगर ये कायस्थ कम्युनिटी, जिसको मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ संगठित करने की, अगर संगठित हो जाएगी तो मुझे लगता, देखिए हम वो समुदाय के लोग हैं। हाँ। जो स्वामी विवेकानंद, ठीक जिनको बात, सभी लोग पूजते हैं, ठीक बात। महर्षि जी, हाँ। महादेवी वर्मा जी, हाँ। मुंशी प्रेमचंद जी, अमिताभ बच्चन, इवन ठाकरेस, दे ऑल आर कायस्थ। हाँ। समस्या कहाँ आ रही है कि हम अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करते। स्वामी विवेकानंद जी को पूजने तो सारे चले जा रहे हैं, लेकिन उनके वंशजों को कोई नहीं पूछा। तो विरोधाभास है आपकी बात नहीं, कोई वो इसलिए विरोधाभास की बात है। सिर्फ एक तबके को ये कह देना, या सिर्फ जनता पर ये ठीक तरह फोड़ देना कि संगठित नहीं है, क्या एक पर्सपेक्टिव ये नहीं हो सकता है कि पार्टियों ने उस तरीके से उतना भरोसा दिलाया ही नहीं जनता को? ऐसा नहीं। देखिए क्यों, अब तमाम एग्जाम्पल हैं, चाहे अगर बात की जाए केंद्र सरकार से रविशंकर को हटाना हो, चाहे टीएमसी में शामिल होना यशवंत सिन्हा का, उनको हाशिए पर कर दिया गया। शत्रुघ्न सिन्हा की बात करते हैं, उनको हाशिए पर कर दिया गया। अगर ये केंद्र सरकार की बात कर रही हूँ सर आपसे, उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं 2021 में। अगर जनता संगठित नहीं होती तो जनता स्लोगन क्यों निकालती कि अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है?
देखिए, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी, उसका मतलब ये था कि आप दिखिए। हाँ, तो वो क्योंकि सरकार ने निगलेक्ट कर दिया ना। नहीं तो यही भाई साहब, एक बात समझिए, सरकार भी, जैसे आपने कुछ पार्टियों के नाम बताया, उनको तरजीह क्यों देती है? हाँ। क्योंकि वो संगठित है, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी अवसर पर, किसी भी घटना में वो संगठित हो जाते हैं। मैं यही कह रहा हूँ बार बार, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अभी उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, जिसमें से एक विधानसभा कानपुर की है, सीसामऊ विधानसभा। हाँ। 40-30 हजार के आसपास कायस्थों का 35,000 ऑलमोस्ट। जी, 35,000। मैंने वहां से अपना दावा ठोका था। अच्छा। मैंने अपने लोगों से वहां का, आप कुछ नहीं कर सकते, पोस्ट कार्ड लिख के भेजिए पार्टी को कि हमें इस बार अपना प्रतिनिधि करने वाला व्यक्ति अपनी कम्युनिटी से चाहिए। किसी ने नहीं भेजा। और ऐसा नहीं वो काम के लिए मेरे पास नहीं आते थे। मैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, मैं इस कम्युनिटी का को भी लीड कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन संगठन नहीं है, संगठित नहीं है। हर आदमी को लगता है मेरी 10 से 6 की जॉब है ऑलमोस्ट, क्योंकि हम लोग जॉब में ही होते हैं। जी जी जी। 10 से 6 की जॉब है, इसके बाद कोई जिंदगी नहीं, कहीं जाना नहीं, कोई पंचायत नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई चौपाल नहीं। तो ये आपको अपनी कम्युनिटी का एहसास कराने के लिए सामने आना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ कोई भी पार्टी हो, वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, अगर आपके कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ कुछ करे तो आपको बागी होना चाहिए। हाँ। नहीं होते तो बागी होने का ही तो नतीजा है। मैं आपको एक दो एग्जांपल अगर अभी बताना चाहूँ, गोरखपुर, महाराजगंज, इलाहाबाद, सीसामऊ की जो सीट है, इसमें कायस्थ का ये रोल है कि समीकरण का उठापटक हो सकता है, अप्स एंड डाउन हो सकता है, सरकार गिर सकती है। और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। गोरखपुर में मेयर के चुनाव होने थे, समाजवादी पार्टी की तरफ से काजल निषाद को कैंडिडेट बनाया गया था और बीजेपी ने एक कैंडिडेट बनाया। लास्ट तक बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले कि कैंडिडेट आखिर होगा कौन। और उस वक्त सड़कों पर भारी मात्रा में कायस्थ समाज लड़ रहा था और ये कहा गया अंत में कि जब कार्ड खुला कि कौन रिप्रेजेंटेशन करेगा बीजेपी की तरफ से, वो कायस्थ इसलिए थे क्योंकि सड़कों पर वो कायस्थ ये कह रहे थे कि हम वोट नहीं करेंगे, हम एग्जैक्टली। हाँ। यही करना पड़ेगा आपको, किसी भी पार्टी के लिए। हाँ। आपको आना पड़ेगा। भाई मैंने तो बहुत छोटी सी बात कही थी कि आपका बच्चा हूँ, आपके परिवार का बच्चा हूँ, आप मत आइए, कुछ मत करिए, पार्टी को कार्ड तो लेके भेज सकते हैं। और मैंने वहां पहचान बना ली है। और सबसे अच्छी बात है कि मैंने उनके बीच पहचान बनाई जो भाजपा के भी वोटर ही नहीं थे। हाँ। मैं उनके बीच, मतलब मैं भाजपा में रहकर मुसलमानों का नेता बना, कि हमारी आवाज सुनते हैं, अंडर प्रिविलेज लोगों का, दलितों का नेता बना, जिसके लिए मुझे नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया गया। मैंने उनके लिए काम किया। मैं कई जगह ये बात कहता हूँ, मैंने 200 लेटर हेड छपवाए, मैं अपनी गाड़ी में दिखा सकता हूँ, 200 के 200 पड़े हुए। जहां जिसको जरूरत होती मैं जाके खुद खड़ा होता। वहां भाई आप दो तरह से नेता बन सकते हैं, एक तो कोई पैसे खर्चा कर दीजिए, एक लोगों के बीच दिल जीतिए। हाँ। मैंने दूसरा रास्ता चुना। और अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद कायस्थ समाज इस बात को समझ रहा है, अपनी आवाज मुखर होकर उठा रहा है। और अगर ये आप करते रहे तो मेरा मानना है वो दिन दूर नहीं जब कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारे बारे में ना सोचे। ऐसा हो नहीं सकता, सोचने को मजबूर। ठीक है। एक अच्छी बात जो अभी आपने कही कि नेता दो तरीके से, देखिए जब बड़े लोग बातचीत करते हैं तो मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में ये लाइनें जरूर बोलती हूँ कि जरा सुनिएगा इनको, क्योंकि बड़े लोग जब बात करते हैं ना तो चीजें बहुत बेहतर तरीके से और आपके सवालों के जवाब बहुत अच्छे से मिलते हैं। क्योंकि अगर आप नेता बनना चाहते हैं तो दो ही तरीके हैं, या तो आप मेहनत कीजिए या फिर जनता का दिल जीत लीजिए। और जनता का दिल तब आपने जीता, वो वक्त याद आता है कोविड वाला जी। उसमें नाम आपको लोग जान रहे थे कि एक शख्स है जो मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, एक शख्स है जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करके एक आयाम पाया हुआ है, लेकिन करीब से जानने का मौका लोगों को कोविड के दौरान में मिला। जी। उस दौरान मैं सड़कों पे था, लोगों के साथ रहा और मैंने अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल उनके काम आने के लिए। हाँ। जैसा मैंने जो आपसे बात कही, जिस बात को आपने इंडिकेट किया कि आप पैसे से या मेहनत से नेता बन सकते हैं, हो सकता है एक बार पैसा खर्च करने वाले नेता को अवॉइड किया जा सकता है, धन बल के नेता को अवॉइड किया जा सकता है, दिल जीतने वाले जन बल के नेता को अवॉइड नहीं किया जा सकता। ठीक बात। अगर आपके पास जन बल है तो बहुत बड़ी शक्ति है। यही मैं कह रहा हूँ कि कायस्थों को अपना जन बल दिखाना चाहिए। थोड़ी बातचीत मीडिया पे करते हैं। 22 साल का अनुभव आपका सर रहा है मीडिया में, लेकिन इस दौर में मीडिया पर बहुत प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं।
विश्वास करने को लेकर, क्योंकि एक शख्स है, मुझे ये लगता है कि एक जो भाग है वो राइट विंग में हो गया है, एक जो भाग है वो लेफ्ट विंग में हो तब्दील हो चुके हैं। एक शख्स आते हैं वो कहते हैं टीवी मत देखिए, एक शख्स आते हैं वो बताते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बैलेंस बनाए रखें। इन सब के बीच में, इस लड़ाई झगड़े के बीच में, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया भी है, यूट्यूबर्स हैं, उसमें भी न्यूज आते हैं, आपको क्या लगता है कि किस करवट ऊट इस वक्त मीडिया का बैठा है? देखिए, मैंने मीडिया का बहुत शुरुआती दौर से और बहुत एडवांस दौर तक देखा। हाँ। मतलब जब हम लोग खुद ही सीडी बना करके केबल ऑपरेटर्स को देते थे, न्यूज़ की वो चलती थी, उस दौर से सैटेलाइट मीडिया के दौर में आए। अगर आज की मीडिया, क्योंकि वैसे अगर बहुत बात करेंगे बहुत लंबी बात हो जाएगी, आज के दौर की अगर मीडिया की बात करें, मुझे बताइए, क्या सरकार सिर्फ गलत करती, अच्छा भी तो करती? यदि कोई चैनल, कोई एंकर, कोई रिपोर्टर उस अच्छाई को दिखा रहा है तो कहा जाता है कि नहीं, ये बिक गया। आप समझिएगा। लेकिन दूसरा एंकर, रिपोर्टर या मीडिया हाउस ऑपोजिशन को दिखाता बड़ाई करके तो कहा जाता है ये ईमानदार। ऐसे कैसे? भाई, सभी अच्छा काम करते हैं, सभी कुछ परसेंट गलत काम भी कर रहे होंगे, हो जाता होगा, लेकिन अच्छे काम को उजागर करने वालों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। लेकिन केवल कमियां ढूंढने वालों को आप बोल देंगे नहीं, क्या सब खराब हो रहा है? वो कह रहे हैं कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है ना मीडिया। तो अगर बातचीत इस पे किया जाए कि अच्छा काम दिखा रहे हैं, और ऐसे कई एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कांग्रेस है, उनके प्रवक्ता जब मीडिया पे बैठते हैं तो वो कहते हैं कि टाइम कम होता है या फिर बोलने नहीं दिया जाता है। पार्लियामेंट की अगर बात करते हैं तो वहां राहुल गांधी कहते हैं कि माइक बंद कर दिया जाता है। तो ऐसे तमाम चीजों पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। देखिए, राहुल गांधी एक ऐसा विषय है जो शायद इस गोले का नहीं है, तो उन पर तो मुझे लगता है कोई बात बहुत ज़्यादा करनी नहीं चाहिए। वो पल में तोला पल में मासा हो जाते हैं। लेकिन मैं गंभीरता की अगर बात करूँ, मीडिया को आप अगर कह रहे हैं कि जो अपोजिशन है उनको टाइम नहीं मिल रहा है, भाजपा की तरफ से कितने लोग बैठते होंगे? एक लोग, एक आदमी। ऑपोजिशन से कितने बैठते हैं? 3 या 4 लोग। अब एक व्यक्ति को 3-4 लोगों को जवाब देना है तो बट ऑब्वियसली सरकार उसकी है, उसको ही जवाब देना होगा, उसको समय ज्यादा मिलेगा। क्योंकि उसको सबकी बातों का जवाब देना है। ठीक बात। अगर उसको समय ज्यादा दिया जा रहा है तो कहा जा रहा है ये भाजपा के जो है मीडिया। अरे भाई, आपका टर्न आएगा, आप सवाल पूछिएगा ना। बात सिर्फ टाइम की नहीं, मैं एनी टाइम, आई एम टेलिंग अबाउट एनी टाइम। एनी टाइम अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि सदन में उनको टाइम कम दिया था, मैं चैलेंज करता हूँ उनकी अटेंडेंस हटा के देख लीजिए। मैं एक ऐसी मीडिया एजेंसी में था जो माननीय सांसदों को रेटिंग रैंकिंग करती थी। इनकी संसद में प्रेजेंटेशन नहीं है, उपस्थिति नहीं होते हैं, और जब उपस्थित नहीं रहेंगे और जब होते हैं तो सो जाते हैं। जब आप उपस्थिति नहीं रहेंगे, आपको समय क्या मिलेगा? संसद की प्रक्रिया क्या है? मैं एक एग्जाम्पल के तौर में आसान शब्दों में बताऊं। मान लीजिए मैं सदन का सदस्य हूं, मुझे कोई सवाल देना है, तो ये कुछ दिन पहले ही जमा हो जाता है, मतलब कम से कम 1-2 दिन पहले तो जमा ही हो जाता है कि इस दिन मुझे समय दिया जाएगा। इतने नंबर पे दिया जाएगा। आपको समय दिया जा रहा है, आप समय पे सही चीजें बोलिए। लेकिन खड़े होकर के आप मुझे बताइए, राहुल गांधी अगर जो है भगवान की फोटो दिखाई दे रहे हैं, क्या ये संवैधानिक है? तो इसमें तो संसदीय प्रक्रिया बाधित होगी ना। आपको लगता है कि बैलेंस नजर आता है मीडिया के इस वक्त के दौर में? लोगों के नजरिए में बैलेंस नहीं है। ये समस्या है। अभी एक बात समझिए, मैंने कुछ दिन पहले ही कहा, यदि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की बात करती है तो आप कह देंगे कम्युनल है, ये हेट स्पीच देती है। क्या सर तन से जुदा बहुत शांति का विषय है? क्या 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो शांति का विषय है? क्या योगी मोदी जब चले जाएंगे तुमको कौन बचाएगा, ये बहुत शांति प्रिय भाषण है? ये आपको हेट स्पीच नहीं दिख रही। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हिंदुओं को बचाइए, हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होगा, तो हेट स्पीच है। डू यू थिंक इट्स बैलेंस्ड? It's not about having a balance in political statements. अगर आप ये बोलेंगे कि सर तन से जुदा, अगर आप याद दिलाएंगे कि 15 मिनट के लिए छोड़ दिया जाए तो हम बता देंगे, तो आपको याद ये भी दिलाना होगा
कि अगर आप गौमांस खाते हैं या आप अगर वो किसी रिचुअल्स में आते हैं तो आप पाकिस्तान चले जाइए, आप मॉब लिंचिंग हो जाएगा। अगर आप ये बात करेंगे तो आपको याद ये भी दिलाना होगा कि नमाज सड़कों पर नहीं होगी, नमाज कहीं और नहीं होगी, और वहीं पे हिंदू अगर है तो बंटवारा तो दोनों तरफ है ना नहीं, सर? अब सुनिए, हाँ मैं थोड़ा इस्लाम के बारे में आपको बताऊं, जिसमें रहता है मुसलमानों का नेता। हाँ इस्लाम में खुद गाय खाना मना है, हाँ ठीक बात। इस्लाम में सड़कों पे नमाज पढ़ना मना है। हम्म तो धर्म के विरोध काम कर रहे हैं, हम्म। क्यों कर रहे हैं? मत करिए। वो ये कहते हैं कि हमारा एक वक्त है, उसी वक्त में तो भाई मस्जिदों में पढ़िए ना, पहले भी तो लोग पढ़ते थे। आज सारे लोग, अगर मैं ईदगाह की बात करूं, ईदगाह में सबसे ज्यादा संख्या होती लोगों की, आज लोग ईदगाह में नमाज पढ़ रहे हैं ना, तो सड़कों पर कब्जा करने की जरूरत थी? पहली तो इससे लोकहित की मतलब दिक्कत होती है, लोकहित को दिक्कत होती है, ट्रैफिक बाध्य होता है, लोग जा नहीं पाते। दूसरा, धार्मिक इस पे कहां से दिक्कत है? अब जिस रोड पर आप जानमाज बिठा करके पढ़ रहे हैं, वो रोड कितनी साफ होगी, कितनी पाक होगी? उस पर कब कौन एक्सीडेंट में मर गया होगा, कौन जानवर दब के मर गया होगा, किसने आकर के वहां पे पॉटी करी होगी, पता है क्या? यदि आपसे कहा जा रहा है धर्म को धर्म के हिसाब से लीजिए, मुझे बताइए, अगर रामनवमी में असलहे लहराने पर मना किया गया तो मुहर्रम में मना किया गया, क्या बुरा किया गया? रामनवमी में प्रतिबंध लगा। तस्वीरें देख रहे हैं फलस्तीन के झंडों को लहराया जा रहा है मुहर्रम में। तो कह तो रहा हूँ, अब लेकिन ये हेट स्पीच नहीं होगी, ये देश से गद्दारी नहीं होगी। लेकिन अगर भगवा झंडा लेकर के आप चल देंगे तो देश से गद्दारी हो जाएगी। तो तमाम सी बातें शिक्षा पे आ जाती है। फिर भाई इंट्रो वाली बात उठाती हूँ आपको कि अगर आप भाजपा ये दम भरती है कि हम, क्योंकि धर्म कम्युनल जो बात है उस इसको कोई भी नेता बीजेपी का नकार नहीं सकता है सर, कि धर्म को लेकर के आगे चलते हैं। फिर आपको बात ये भी करनी होगी कि मध्य प्रदेश के बीजेपी के नेता ये कहते हैं सोफिया पर सवाल उठाते हैं। मुझे तो एक नेता बताइए हाँ, जिसने सोफिया के बयान पे उनका सहयोग किया। फिर आप अलगाव कर लेते हैं ना सर? नहीं तो अलगाव कर लेते हैं। आपने कार्रवाई क्या आपने की? क्या नहीं किया? कार्रवाई क्या किया? सारे नेताओं ने हाँ। उनको मतलब इनफैक्ट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको शोकॉज दिया। कार्रवाई नहीं, नो कोर्ट में मामला चल रहा है। शोकॉज मांगा, हमारी पार्टी ने मांगा ना। हाँ। कि आपने ऐसा कैसे जवाबदेही, बोला? हाँ। जवाबदेही है, उसकी एक प्रक्रिया है। उन्होंने कह दिया कि ये मेरा अपना परसेप्शन है, इतने से काम हो जाता है। नहीं, पार्टी, अब देखिए, आपने हाँ। उसको बोला कि मेरा व्यक्तिगत बयान था, लेकिन उन्होंने क्षमा मांगी इसके लिए, अगर आपको याद हो। हाँ। तो उन्होंने इस पे एक्सक्यूज मांगी, किया। मांगी। तो ये पार्टी के नोटिस करने के बाद ही किया, ऐसे नहीं मांगी। आप- लेकिन क्या उन लोगों ने माफी मांगी जो कह रहे हैं योगी मोदी चला जाएगा तो तुमको कौन बचाएगा? क्या उन लोगों ने माफी मांगी जो कह रहे थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम बता दें? क्या उन लोगों ने माफी मांगी जो खुलेआम सड़कों पर कत्ल कर देते हैं? वही हो, वैसे तो आपके डेलीगेशन में शामिल थे ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर। डेलीगेशन में जाने का विषय था हाँ। कि हम भारत को तो आप रिप्रेजेंट पहले कर रहे माफी थे। मंगवा लेते। नहीं, देखिए, वो राजनीति का विषय नहीं, हाँ। वो देश की अस्मिता का विषय ठीक था। बात है। हमने वहां कोई नाइंसाफी नहीं करी। जब देश के आप सांसद हैं और 543 लोग 150 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाँ। तो हमें सबको बराबरी, वहां कोई राजनीति को रिप्रेजेंट करने नहीं गया। ये तो कांग्रेस का चेहरा आप देखिए ना, कि अगर आकर के उन्होंने भारत की बड़ाई करी थरूर में, तो आप कह रहे भाजपा प्रवक्ता हो गए। हाँ। मतलब यदि कोई व्यक्ति भारत की तारीफ करता है तो भाजपा का प्रवक्ता हो गया। पार्टी में आपका है, भेजा हमने, सम्मान दिया और सबसे बड़े देश पे भेजा, जिसकी पूरे ममता बनर्जी नाराज भी थी। ममता बनर्जी, उन्होंने कहा टीएमसी को पूछा ही नहीं गया। ममता बनर्जी तो ऐसे तो वो जयराम नरेश भी कह रहे हैं कि भाई साहब हमसे पूछा नहीं गया क्यों भेजा। हम अपने उन्हीं सांसदों को चुनेंगे ना जो हमें लगेगा विदेश में जाके भारत को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, कि किसी को भी भेज देंगे, कि राहुल गांधी को भेज देंगे, कहाँ से शुरू होते हैं कहाँ खत्म होते हैं खुद को नहीं पता। आप उनके कितने ऐसे भाषण देखेंगी जिसमें वो बोलते हैं कहाँ से शुरू होकर के वो खत्म कहाँ होते हैं, दोनों का कोई लेना देना नहीं होता। ये वही कांग्रेस है जो 19 में कहती है चुनाव के दौरान कि जाति मत बढ़ना, 24 में आके कहती है जातिगत जनगणना का हमारा पहला काम। तो समय के हिसाब से राजनीतिक परिवर्तन नहीं करिए, क्योंकि ये जनता को दिखता है। आप अपॉर्चुनिस्ट मत होइए। मतलब अगर बच्चियों के साथ गर्भ उत्तर प्रदेश में होगा तो सीना पीटिएगा, लेकिन वेस्ट बंगाल में अगर किसी डॉक्टर का रेप होगा तो किसी के मुंह से चू भी नहीं निकलेगी। क्या बच्चियों की अस्मिता भी हम राज्य देख के तय करेंगे, गठबंधन देख के तय करेंगे? अरे गलत है, वो सर्वदा गलत है। हाँ, ये बात रही स्टेटमेंट्स देने की। थोड़ा सा बातचीत आते हैं कांवड़ यात्रा पर।
अब वहीं से ये बात भी वहां भी ये मसला शुरू होता है कांवड़ यात्रा को लेकर के कि आप अपने दुकानों का पर्ची दिखाइए, तमाम चीजें जो है। आपको लगता है कांवड़ यात्रा को लेकर के स्टैंड आखिर क्या है बीजेपी का? नहीं क्लियर। देखिए, बीजेपी चाहती है कांवड़ यात्रा चूंकि महादेव से, क्योंकि मैं भी महादेव का भक्त हूँ, हाँ। से संबंधित एक पर्व है। सावन का पर्व आज से शुरू हुआ। पहले तो आप सभी को शुभकामनाएं उसकी। और बीजेपी ये चाहती है कि ये पर्व जो कांवड़िए कई 100 किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे हैं, हाँ। इनकी आस्था पे कहीं चोट न पहुंचे। और बहुत आसान सा विषय है कि आपका जो नाम है वो अपनी दुकान के आगे लगा लीजिए। यदि उनको आपके यहाँ भोजन, क्या हमने ये कहा कि नहीं खाना है? अगर उसको लगेगा मुझे सलीम अहमद के यहाँ खाना है तो खा लेगा। और यदि उसको लगेगा कि नहीं, मेरे धर्म के हिसाब से पता नहीं शुद्ध हो ना हो, नहीं खाना है, मुझे वैष्णव भोजनालय में खाना है, वहाँ खाएगा। इसमें कहाँ से राजनीति होगी? सपा ये कहती है कि शायद कांवड़ियों के मन में ये बात ना हो, लेकिन बीजेपी ये मुद्दा उठा करके उनको फीड करती है। सपा इसीलिए सफा हो गई मैडम। हाँ। और अभी 10-20 साल सफाई रहेंगे, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है। आप मुझे बताइए, मेरे हिसाब से आपने भी पत्रकारिता के दौरान 4-5-10 इलेक्शन तो देख ही लिए। हाँ। हर इलेक्शन में विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा होता है लॉ एंड ऑर्डर। पहली बार ऐसा हुआ उत्तर प्रदेश में कि सत्ताधारी दल का मुखिया योगी जी हर मंच से चैलेंज करते थे कि आओ लॉ एंड ऑर्डर पे बात करो। कोई करता था? सब भागते थे। संविधान बदल दोगे, ये कर दोगे, ये सब कह रहे थे ना। वहां तो आप लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं है। सपा ने कहा शूटिंग ऑन द लेग्स, फिर आप कैटेगराइज तरीके से आप कर रहे हैं, बुलडोजर की नीति कैटेगराइज तरीके पे, वो तो कहते हैं। मुझे बताइए, क्या विकास दुबे के घर पे बुलडोजर नहीं चला? तो अतीक के यहाँ चला? आपको क्या दिक्कत? हाँ। आप मुझे बताइए, जब मुख्तार का जनाजा था उसी समय देश में पहली बार आज़ादी के बाद हुआ, इतने मुस्लिम बच्चों ने यूपीएससी की परीक्षा क्रैक करी थी। सबसे ज़्यादा बार 24 में हुआ ऐसा। आप किसी एक बच्चे के परिवार से मिलने गए, लेकिन मुख्तार के जनाजे में जाना आपका बहुत जरूरी था, क्योंकि आपके लिए तो लीडर वही था, आइडल वही था, आदर्श वही था। ये बच्चे थोड़े मुसलमानों की जो सिविल सर्विसेज रीड कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है पढ़ जाएंगे। तो जा रहे थे संभल, आपने हाउस अरेस्ट करा लिया। नहीं, संभल किस लिए जा रहे थे आप? पार्टी अपना डिसाइड करेगी ना सर। नहीं, एक बात ध्यान रखिए। हाँ। इनके सांसद का ये कहना था हाँ। कि मैं उस समय वहां उपलब्ध नहीं था जब ऐसा हुआ। पुलिस ने साक्ष्य दिए कि आपने 2 दिन पहले इन मस्जिदों का दौरा किया। हाँ। वहां लोगों को इस बात के लिए भड़काया कि सर्वे मत होने दो। जिस दिन सर्वे हुआ उस दिन आपने बाकायदा जिस व्यक्ति का नाम जब रिपोर्ट दर्ज हुई उससे बात करी कि ये सर्वे मत होने देना। ये सीडीआर में है। तो यदि आप जनप्रतिनिधि होकर के लोगों को भड़काइएगा तो आपको लगता है वहां आग डालने जाए। ये योगी जी की सरकार है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर चलिएगा तो चलेंगे। माननीय न्यायालय और संविधान के नाम पर फिर आप ये भी तो, आप क्योंकि सीडीआर का अगर आप हवाला दे रहे हैं तो हवाला आपको ये भी देना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या। उन्हीं बर्ग साहब के बयान पर 9 करोड़ का चस्पा लगा था उनके ऊपर, और ये कहा गया, मैं आपको कोट कर सकती हूँ, न्यायालय ने ये कहा कि इस तरीके की कोई बिजली चोरी नहीं हुई है कि 9 करोड़ रुपए दिया जाए। बुलडोजर पे आ जाते हैं, अब हवाला बुलडोजर का भी देना पड़ेगा। क्या आप ये बात नकार देंगे कि बुलडोजर नीति को लेकर के न्यायालय ने कितनी बार इंटरप्ट किया है और बीजेपी न्यायालय अपना काम कर रहा है, मानते हैं ना बीजेपी से? नहीं, न्यायालय देखिए एक बात समझिए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका 3 स्तंभ। हाँ। वो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम करेंगे, थोड़ा रुक जाएंगे। मांगते हैं ना, नहीं जवाबदेही मांगे, लेकिन हम अपराध थोड़े होने दे देंगे। हमारा पहला काम है अपराध रोकना। आपको क्या लगता है इस डर से हम अपराध रोक देंगे? देखिए बहुत स्पष्ट, लाउड एंड क्लियर, उत्तर प्रदेश में अपराध करिएगा फोटो बन जाइएगा, बिल्कुल स्पष्ट है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे बच्चे माफिया भाई बनना चाहते थे। आज वही उत्तर प्रदेश है जहाँ लोग पढ़ रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ लोग भाई बनना के अपराध में जा रहे थे। ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ अपराधी अपनी बेल कटा करके जेल वापस जा रहे हैं। तो बताइए लॉ एंड ऑर्डर किसका अच्छा? आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त की सीमा है, क्योंकि अभी आपने कहा कि राहुल गांधी क्या बोलेंगे और क्या करेंगे इसमें बहुत विरोधाभास नजर आता है। उनको खुद को ऐसे लगता है। हाँ ठीक है, बिहार पे आ जाते हैं। मेंटल स्थिति पर सवाल उठ रहा नीतीश कुमार के, तो क्या बीजेपी एनडीए सरकार पर अब ये मान लिया जाए कि अभी भी नीतीश कुमार के तरीके से चल रही है या फिर कुछ बदलने वाला है? देखिए नीतीश जी हमारे वहाँ नेता है, हमारे गठबंधन के नेता हैं।
तो जब तक वो हमारे साथ हैं उनको सम्मान जो था वो मिलता रहेगा। हाँ। जहाँ तक रही बिहार चुनाव की बात, मैं कहूँगा इस क्लिप को आप सेव करके रख लीजिएगा। अप्रत्याशित जीत होगी भाजपा की, अप्रत्याशित, इतिहास बनेगा जैसे गुजरात में बना था। ये सब जो कर रहे हैं ना जनता के कल सामने, नहीं देखा आपने बिहार बंद था? नहीं देखिए एक बात समझिए, हाँ। इनका काम ही यही है। अपोजिशन स्ट्रांग नजर नहीं आ रहा है। अपोजिशन स्ट्रांग कब होता है? अगर आप मुझे अप्रत्याशित जीत तो अभी समझिए इनको। वही चुनाव प्रक्रिया थी। हाँ। जिसमें आप आए थे और नीतीश जी को अपने साथ ले जाकर के डिप्टी सीएम बन गए थे। हाँ। चुनाव प्रक्रिया गलत नहीं थी, लेकिन वही चुनाव प्रक्रिया आप डिप्टी सीएम नहीं रहे तो उस पर प्रश्न लगा रहे हैं। अरे मूर्ख होने की सीमा होती है मैडम, इतना मूर्ख मत बनाइए कि आप हिमाचल जीत गए तो लोकतंत्र की जीत है, हम उत्तर प्रदेश हार गए तो चुनाव आयोग गड़बड़ है। कैसे, मतलब दोहरी राजनीति कैसे कर लीजिएगा? कुछ बुद्धि विवेक है? मतलब जहां आप जीते वहां लोकतंत्र की जीत। साजिश की बू आ रही है, तेजस्वी का ये कहना है कि साजिश की बू आ रही है। वोटर जो लिस्ट है उसमें बहुत सारे लोगों नहीं, बू आना तो इनका पुराना काम है। अखिलेश यादव कहते हैं गोबर से बू आती है, उनको साजिश की बू आती है, तो इन लोगों को बू आती रहे। हम कमल का फूल है, खुशबू फैलाते थे, खुशबू फैलाते रहे। अप्रत्याशित जीत मान लिया जाए। 100% इस क्लिप को नोट करके रखिएगा और परिणाम के बाद आपसे बात। चेहरा वही रहेगा, सवाल बदल ये नहीं बात, चेहरा वो रहेगा नहीं रहेगा, ये अलग विषय। एक सवाल आपको इम्प्रोवाइज करके ये सवाल देती, क्योंकि अप्रत्याशित जीत का आपने हवाला दिया है इस वक्त। अगर एनडीए की जीत होती है बिहार में तो, और सीटें अगर मेजॉरिटी भाजपा का वोट प्रतिशत होता है और नीतीश का कम होता है, तो क्या चेहरा भाजपा का होगा कि नीतीश कुमार का? आज भी यही समीकरण है जो आप बता रहे हैं, तो भी चेहरा वो है आने वाले। और महाराष्ट्र में भी यही। अभी तो 2 पहिए वाली सरकार होती है ना। 2 पहिए की अभी तो भाजपा के लिए कहा जाता है कि एक तरफ नीतीश बाबू है और एक तरफ दूसरी जो सरकार है वो लेकर के चलते हैं, तो 2 पहिए की सरकार। ये कौन कह रहा है? हाँ, विपक्ष है जो सत्ता के लिए अपना सर्वस्व लगा रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में ये रिजल्ट तो तय हुए थे सर। नहीं देखिए एक बात समझिए, लोकसभा के चुनाव में क्या गड़बड़ी थी, क्या रह गया, वो उसका आकलन पार्टी ने कर लिया। उसके बाद जो चुनाव हुए आप देख लीजिए। चेहरा रहेगा कि नहीं, सवाल से भटक रहे हैं। नहीं देखिए, अगर मैं उस स्थिति में बैठा हूँ कि मेरे कहने से नीतीश जी चेहरा हो जाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में तो ये देखा गया। नहीं, महाराष्ट्र प्रतिशत बढ़ा भाजपा का, पहले भी ज्यादा था, पहले भी हमारा सीट ज्यादा। मुख्यमंत्री ऐसा नहीं, कयास लगाए जा रहे हैं बहुत। जब ये एक प्रक्रिया होती है, चुनाव के बाद जब विधायक दल की बैठक होती है उसमें से नाम आता है। हमारे यहाँ घर से नाम नहीं डिसाइड होता है कि घर में बैठ गए 4 लोग, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं यही राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा और यही मुख्यमंत्री होगा और यही प्रधानमंत्री होगा और यही यूपीए का अध्यक्ष होगा, जिसको इंडी गठबंधन कहा जाता है। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है। विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारे यहाँ प्रक्रिया है। हमारे यहाँ जब जिला का अध्यक्ष चुन के आता है तो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है, प्रदेश अध्यक्ष चुन के आता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। हमारे यहाँ घर बैठ के राजनीति नहीं करी जाती। बहुत शुक्रिया सर तमाम बातों पर अपनी बात रखने के लिए और वक्त देने के लिए। कहते हैं, और सर ने भी ये कहा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो परिश्रम करेगा, जिसके पास स्किल होगा और जो उन आयामों तक पहुंचने के लिए अपने एड़ियों को रगड़ने का काम करेगा, राजा अब वही बनेगा। लेकिन 27 में चुनाव होने वाले हैं तो जनता तय करती है भाई कि राजा कौन होने वाला है, और तय जरूर कीजिए, क्योंकि इस बार ना सिर्फ जाति पर वोट पड़ना चाहिए, ना सिर्फ समुदायों पर वोट पड़ना चाहिए, ना सिर्फ धर्म पर वोट पड़ना चाहिए, बल्कि शिक्षा के रिप्रेजेंटेशन पर भी बात होनी चाहिए। क्या आपका बच्चा अगर नेता बनना चाहता है तो कितना शिक्षित है, सवाल कीजिए, और उन पार्टियों से भी सवाल कीजिए कि अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन ये नेता कर रहे हैं तो शिक्षित कितने हैं। इन सवालों के साथ छोड़े जा रही हूँ आपको इस पॉडकास्ट में। फिर किसी एक बेहतर चेहरे को लेकर के आएंगे जो आपके सवालों के बेहतर जवाब ले आ पाएंगे। मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक। देखते रहिए आज की खबर।